हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे बताइएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? हम शुरू कर रहे हैं। जी सर, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर रहे थे और उसमें भी हम करंट अकाउंट कर चुके हैं। सर आपकी आवाज कट रही है। ओके, अब बेहतर है? अब सही हुई, स्मूथ हुई? जी सर। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें सीखी थी। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। कैश डेबिट सर फिर से कट रही सर है। आपकी आवाज़ कट रही है। आउट टू द क्रेडिट। ठीक हो गया। और हमने ओके, सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ मैं बोल कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ। अब ठीक है, बस यहाँ बेहतर है, क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ठीक है, हमने कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के फर्दर तीन अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और इसको हमने फाइनेंशियल कर दिया था इसकी जगह, फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, और इसमें हम करंट अकाउंट को डिस्कस कर चुके हैं। करंट अकाउंट आपका मेन कंपोनेंट है। इसके फर्दर चार कंपोनेंट्स से मैं वापस एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। करंट अकाउंट में चार जो कंपोनेंट्स हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स है, तो बैलेंस की जगह ट्रेड इन गुड्स ही करते हैं सिर्फ। ट्रेड इन गुड्स है, you have trade in services, current transfers, और चौथा था इनकम अकाउंट।
ठीक है ना, ये 4 बेसिक हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, करंट ट्रांसफर और इनकम अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हमें जो करना है वो क्या है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। बेसिकली करंट अकाउंट के चारों कंपोनेंट हमें पता है क्या होते हैं, और हमें पता है कि इन सब के पास कुछ प्लस और माइनस हो रहा होगा। ठीक है, और इवेंचुअली इनके बैलेंसेस को ऐड करके, तो फॉर एग्जांपल इसका जो इन चारों के बैलेंसेस को ऐड करके हमें मिलेगा करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, और इन दो के बैलेंस को ऐड करके हमें मिलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन दोनों का बैलेंस होता है, वो सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो है इसे कर लेते हैं +500। ठीक है, और ये +500, ये -300, ये -200 और ये +400। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है इस वक्त? बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है? जी एनीवन? 200 सर। 200 बिल्कुल ठीक है, 200। और टोटल करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 400 सर। 400 प्लस Yeah. सब ऐड होंगे ना? जी, सब ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 400। ये सरप्लस है 400 का। ठीक हो गया? तो करंट अकाउंट, अच्छा करंट अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये हार्ट बीट का वर्ड यूज किया था हमने। किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखनी है आपने तो करंट अकाउंट खोल के देख लो उसका, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इज इट परफॉर्मिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि करंट अकाउंट सरप्लस हम टारगेट करते हैं जनरली। करंट अकाउंट सरप्लस होना अच्छी बात क्यों है? क्योंकि इससे आपके पास ज्यादा पैसे आते हैं, आपके ओमन एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे होंगे जब भी आपके पास। जी ये डिपेंड करता है ना। डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। करंट अकाउंट को हमने इवेंचुअली x - m बोला था ना, हम चाहते हैं x - m ज्यादा हो। x - m ज्यादा होगा तो इवेंचुअली एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। x - m जितना ज्यादा होगा एग्रीगेट डिमांड उतनी ज्यादा होगी, राइट? तो एक ये चीज है, और हमें पता है कि करंट अकाउंट जितना मतलब जनरली स्पीकिंग वी वांट द करंट अकाउंट टू बी इन सरप्लस। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि अब आप कंज्यूम कर क्या रहे हैं इस वक्त। अब इस वक्त हो सकता है आपके पास डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब होगा x - m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। x - m अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब है कि आपके डेबिट ज्यादा है और आपका क्रेडिट कम है, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। ठीक है, कैन इट बी एडवांटेजियस? यस, जनरली हमें लगता है बुरा है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? डिपेंड्स कि आप इंपोर्ट कर क्या रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंपोर्टिंग ऑयल बिकॉज दैट इज नेसेसरी, और आपको लगता है कि उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इवेंचुअली, तो बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि x - m जो है वो पॉजिटिव है और करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है, तो ये भी अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है, डिपेंड आप कर क्या रहे हैं। और आप उसमें आप बेसिकली लिखें डिपेंड्स ऑन व्हाई मनी इज कमिंग इन, व्हाई मनी इज गोइंग आउट। अगर आप बोलेंगे इसलिए पैसा बाहर जा रहा है बिकॉज यू आर परचेजिंग थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू
स्टिमुलेट योर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो फिर तो अच्छी बात है। अगर आउटफ्लो हम बोल रहे हैं इस वजह से हो रहा है कि आप इनपुट खरीद रहे हैं फॉर योर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम बोलेंगे ठीक है आउटफ्लो करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आउटफ्लो इसलिए हो रहा है कि भाई आप लग्जरीज खरीद रहे हैं, तो ना करें। बात समझ में आ रही है? अगर आप इनपुट्स खरीद रहे हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो फिर आप करें। इनपुट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होंगे? आप ऑयल खरीद रहे हैं, आप मशीनरी खरीद रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो देन दिस माइट बी गुड थिंग। अगर आप सिर्फ लग्जरीज खरीद रहे हैं, आप लग्जरियस कार खरीद रहे हैं, आप लग्जरियस परफ्यूम खरीद रहे हैं, आप सिर्फ अपनी करंट कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। सही है ना? तो इसका एक नेसेसिटी लाएंगे इसमें। if imports are being done to stimulate future economic growth, then they might be beneficial. ये बोलना चाह रहा हूं मैं। और आप नोटिस करें, मैंने अभी भी माइट का वर्ड यूज किया। इकोनॉमिक्स से हम सिर्फ सियासी बयान देते हैं, सियासी बयान, इमरान खान की तरह। इमरान खान से बेहतर सियासी बयान कौन देता है? बिलावल। इमरान खान की सियासत इतनी अच्छी नहीं है वैसे, बिलावल थोड़ा बेहतर बयान देता है, या उससे भी बेहतर नवाज शरीफ। बहुत अच्छे बयान है। हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, वी आर ट्राइंग। और आप देखिएगा ये हो जाएगा, 10 सालों में देखें पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। मतलब बातें ऐसी करें जो जिन पर पकड़ नहीं हो आपकी ना, जिन पे आप ये नहीं कह सकते देखें नहीं हुआ, बिकॉज आप ये कह रहे माइट। ठीक हो गया? सिमिलरली not all inflows are good, not all inflows are good। अगर इनफ्लो हो रहा है बिकॉज लोन मिल रहा है आपको, तो वो अच्छी चीज नहीं हो सकती कि आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन इनफ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो अच्छी बात है। अच्छा, लोन में भी आगे आप बोल सकते हैं डिपेंड्स, तो लोन में आप करते क्या समझ रहे हैं? इकोनॉमिक्स में जनरली आपने बातें इस तरीके से करनी है, आपको कुछ साइट्स पता हो आंसर देने की और ये सब कुछ। अच्छा, करंट अकाउंट में लोन आते नहीं है उससे। करंट अकाउंट में डोनेशन आ सकती है, हमने कहा था ना, करंट ट्रांसफर में डोनेशन आ सकती है, करंट ट्रांसफर में गिफ्ट्स आ सकते हैं, स्कॉलरशिप्स आ सकती हैं, रेमिटेंसेस आएंगे, लोन्स नहीं आएंगे। लोन आगे आएंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, जनरली ये है। और एक सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इन्फ्लो तो अच्छा हो गया ना? हाँ, इन्फ्लो तो अच्छा हो गया। इन्फ्लो अच्छा होने से, इन्फ्लो का सबसे बड़ा फायदा क्या? इन्फ्लो जब भी होता है, जब भी इन्फ्लो होता है, फायदा क्या होता है? फॉरेन करेंसी आती है। फॉरेन इवेंचुअली आपकी करेंसी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। हम ये कह सकते हैं करंट अकाउंट जब भी सरप्लस में होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, इसको एक बार कॉपी कर ले। करंट अकाउंट जब भी सरप्लस में होगा, पैसे ज्यादा आएंगे ना। ज्यादा पैसे का आने का मतलब है कि योर एक्सपोर्ट्स आर मोर, फॉरेन करेंसी ज्यादा आ रही है, आपकी करेंसी कम जा रही है। करंट अकाउंट सरप्लस, मैं लिख रहा हूँ एक चीज, this leads to appreciation of the currency।
एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ। क्योंकि हमने करेंसी पे बहुत डिस्कशन किया है, करेंसी कब अप्रिशिएट होगी, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, जो भी चीजें आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट सरप्लस मतलब एक्स माइनस एम, ठीक है ना। करंट अकाउंट की वैल्यू जब भी इंप्रूव होगी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अब आप ये बोल सकते हैं एप्रिसिएशन होना अच्छी बात है बुरी बात है, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है एप्रिसिएशन अच्छा, एप्रिसिएशन होना अच्छी बात है बुरी बात है, किस पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट। नहीं, हमने किया था डीवैल्यूएशन का क्वेश्चन। डीवैल्यूएशन अच्छा क्यों था और कब था? मार्शल कंडीशन। और जब हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी थी तब। इलास्टिसिटी याद है, प्राइस इलास्टिसिटी यस सर। ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इन पे डिपेंड करता है। आपकी प्राइस इलास्टिसिटी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने माइक्रो से पढ़ना शुरू किया था कि ये पूरी इकोनॉमी की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को भी यही लेके चलता है। इसको मैं जरा आपको याद दिला दूं, ये आपको आना चाहिए। आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, मुझे पता है आपके एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे सस्ते होंगे? एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे ना। महंगे होंगे ना, एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे और इंपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे। सस्ते हो जाएंगे। सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर in terms of your own currency, exports will become expensive in terms of other currencies। एक्सपोर्ट हमेशा अदर करेंसीज की बात करते हैं, इंपोर्ट हमेशा अपनी करेंसी की बात करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। एक्सपोर्ट्स विल बिकम more expensive in terms of other currencies, imports will become cheaper in terms of our own currency। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? एक्सपोर्ट्स अगर महंगे हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो अब कितनी कम होगी इस पर डिपेंड करती है सारी कहानी, क्योंकि ये यहां तक तो बात होगी, एप्रिसिएशन विल यहां तक तो डेफिनेटली होगा। इसके बाद क्या होता है ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। अगर ये बहुत ज्यादा कम हो गई तो नुकसान है, थोड़ा सा महंगा हुआ लोग खरीदना ही छोड़ दिया लोगों ने। फॉलो कर रहे हैं? और ये इलास्टिसिटी मतलब कि अगर इलास्टिक होगा तो नुकसान है। इलास्टिक है ना, ये बहुत ज्यादा फॉल आ रहा है। कोई मसला है इस चीज में? नो इस वक्त आप सर। चाहेंगे, इस वक्त आप चाहेंगे कि इन इलास्टिक हो। अगर एप्रिसिएशन को फायदा होगा, एप्रिसिएशन से फायदा सिर्फ तब होगा व्हेन यू आर सऊदी अरेबिया और यूएसए फॉर एग्जांपल, अब यू आर सेलिंग सम थिंग्स, यू आर सेलिंग ऑयल जो लोग कम कर ही नहीं सकते, प्राइस जितनी भी हो जाए, तो उस वक्त आपको फायदा है, बिकॉज द डिमांड फॉर योर गुड्स इज प्राइस इन इलास्टिक, इट इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, जब भी मैं कहता हूँ इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एप्रिसिएशन का फायदा नुकसान है वो आपको पता होनी चाहिए पूरी कहानी। सिमिलरली इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं तो फायदा सिर्फ तब होगा जब ये इलास्टिक हो, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, कब फायदा होगा? जी एनीवन? इंपोर्ट सस्ते होने से हमें फायदा कब होगा? क्वांटिटी इलास्टिक हो इनइलास्टिक? हमें ये तो पता है क्वांटिटी विल इंक्रीज, इलास्टिक। हमें ये तो पता है क्वांटिटी विल इंक्रीज, तो अगर इलास्टिक हो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डू वी वांट इट? डू वी वांट द इंपोर्ट्स टू राइज अलॉट? नहीं नहीं, इनइलास्टिक रखेंगे ना। वी डोंट वांट इंपोर्ट्स टू राइज अलॉट ना यार। हम चाहेंगे कि अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ज्यादा ना बढ़े, थोड़ी सी बढ़े, तो वी विल वांट देम टू बी इन इलास्टिक।
अगर एप्रिसिएशन का फायदा होना है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप इंपोर्ट ऐसी चीज करते हैं जो कि इलास्टिक है, आप इंपोर्ट ऐसी चीज करते हैं जो कि इलास्टिक है, तो एप्रिसिएशन का फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कैपिटल एक्स का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। कैपिटल एम का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से सिर्फ प्राइस में फर्क आता है। अगर फॉर एग्जांपल एप्रिशिएट कर रहा है इस केस में, तो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। ओवरऑल एक्स और एम पे क्या फर्क पड़ेगा? वी डोंट नो। वो बताया क्वांटिटी का चेंज। क्वांटिटी कितने से कम हो रही है? क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है तो एक्सपोर्ट्स विल फॉल, और क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई है तो एक्सपोर्ट्स विल राइज। अच्छा, एक्सपोर्ट्स में गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ उसको। एप्रिशिएट हुआ, एक्सपोर्ट महंगे हो गए, लेकिन लोगों ने हमारी गुड्स खरीदना ही छोड़ दिया। तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स विल फॉल, एंड वी डोंट वांट दैट। वी वांट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू राइज। ठीक है, सिमिलरली अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी है लेकिन लोगों ने खरीदना थोड़ा सा ही छोड़ा है, तो हमें फायदा होगा। याद आ रहा है? ये बिल्कुल इसका रिवर्स केस पढ़ा रहा हूं मैं। हम डीवैल्यूएशन कर चुके हैं, मैं जरा एप्रिसिएशन पे दिखा रहा हूं आपको। हम डेप्रिसिएशन पे कर चुके हैं सारी कहानी। ठीक है, इंपोर्ट्स में मुझे जरा बताएं, अगर करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट हमें पता है विल फॉल, तो एज ए गवर्नमेंट व्हाट वुड यू वांट? इंपोर्ट इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो? जल्दी से बताएं। इंपोर्ट इलास्टिक हो या इनइलास्टिक? अगर प्राइस ऑफ इंपोर्ट फॉल हो रही है, इंपोर्ट के साथ क्या होना चाहिए? क्वांटिटी तो बढ़ेगी। तो हम क्या चाह रहे हैं, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक हो ना? इनइलास्टिक हो। इलास्टिक हो, बेहतरीन। ताकि क्वांटिटी का चेंज सिर्फ थोड़ा सा ही आए और ओवरऑल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट फॉल हो जाए। So we will want the imports to be inelastic if the currency is appreciating. कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, इधर से एक रिवीजन हो गया। बाकी जो हमारे दूसरे हैं अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, उनको सुन लें। इसमें मैं जितना लिखवा रहा हूँ ना ये काफी है। कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में मैं जो लिखवा रहा हूँ बस वो लिख लें, उसको समझ लें। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये इतना सिलेबस का हिस्सा तो है, डेफिनेटली है, लेकिन एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लें बस। एक मिनट रुकिएगा। असल में सवाल सिर्फ ये रिकॉर्ड क्या करते हैं ना, तो आप ये देख लें, इट रिकॉर्ड्स फ्लो ऑफ फंड्स in and out of the country फॉर के बाद मैं आपको 2-3 कैटेगरी बता रहा हूँ, आपने वो लिखनी है और वो समझ लेनी है। नंबर 1, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल,
आप जो है वो जाके कोई घर खरीद लें इंडिया में, तो वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में एज एन आउटफ्लो शो होगा हमारे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। जब भी आप फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे वो इस तरीके से आएगा। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय माइग्रेंट्स। अच्छा, ये रेमिटेंसेस नहीं है, ये क्या है, जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माइग्रेट कर रहे हैं, यू आर टेकिंग व्हाटएवर यू ओन हियर टू देयर, तो आप उस वक्त जो ट्रांसफर करेंगे सब कुछ वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, बड़ी ट्रांजैक्शन है, ठीक हो गया। 3 कैटेगरीज इसमें 2 हो गई हैं। नंबर 3, पेमेंट ऑफ ग्रांट्स by the government for projects। किसी प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट जो पेमेंट करेगी बाहर के लिए, बाहर को, तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कहा था कि एक्सॉन मोबिल की मैंने एग्जांपल दी थी आपको। एक्सॉन मोबिल एक कंपनी है जिसको हायर किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टू ड्रिल ऑयल इन पाकिस्तान ना, टू ड्रिल ऑयल इन द अरेबियन सी, टू लुक फॉर ऑयल इन द अरेबियन सी। तो अगर उनको पैसा आपने यहाँ से भेजा यूएस की कंपनी है, तो वो जो फॉर प्रोजेक्ट आउटफ्लो हुआ है गवर्नमेंट की वजह से, वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। 3 चीजें, जब भी आप फिर कैसे खरीदेंगे या बेचेंगे, डिस्पोजल मतलब बेचना, एक्विजिशन खरीदना, अक्वायर करना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय माइग्रेंट्स, और द ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स, ये 3 चीजें हैं कैपिटल अकाउंट में। बस इतना पता होना चाहिए आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में, और कुछ नहीं, इस पर सवाल नहीं आएगा। सवाल जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो करंट अकाउंट है, ठीक हो गया। सिमिलरली वी हैव, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, कॉपी कर लिया। ओके, सिमिलरली वी हैव फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में भी 3 सेक्शन है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा कि इट रिकॉर्ड्स फ्लो ऑफ फंड्स इन एंड आउट ऑफ द कंट्री फॉर, यहाँ भी लिखेंगे इट रिकॉर्ड्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट से बेहतर डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट आप कह लें, डिपॉजिट्स इन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक हो गया। इसके अंदर भी 3 फर्दर कैटेगरीज हैं, और वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, 3 कैसे मैं बताता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और नंबर 2 जो है, अच्छा, नंबर 1 के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं जिनको हम अलग अलग ए और बी कहते हैं। सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की तरीके से होते हैं, ब्रोकरेज फर्म समझ लें आप। ब्रोकरेज फर्म भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट डील विद मनी ओनली ना, पैसा दे, पैसा, वो उनके पास प्रोडक्ट ही पैसा है और कुछ नहीं है, उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो आपके जितने ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जितने बैंक्स हैं, जितनी
एसेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक की एसेट होल्डिंग कंपनी अलग है, मीजान बैंक की भी सिंपल एक मीजान इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अदर देन द बैंक। वहां पे वो काम क्या करते हैं, वो यही सब करते हैं। ये वर्ड वहां बहुत कॉमन है, जब मैं यूज करूंगा। तो एक चीज होती है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एफडीआई बहुत बड़ा बस वर्ड है, जितने भी आपको फाइनेंस ग्रेजुएट्स मिलेंगे उनको सबको एफडीआई बोलने की आदत है। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एफडीआई करती क्या, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स तो मैं जरा बेहतर कर देता हूं। ठीक है, फिजिकल एसेट्स से मुराद ये हम बिल्डिंग्स की बात करें फॉर एग्जांपल, या इसकी एग्जांपल भी देखें। फॉर एग्जांपल यूके स्टोर buying a building in US, फिजिकल एसेट्स में। तो वॉलमार्ट फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी है, वो आगे कराची में ब्रांच खोल दी, जो कि खोल चुकी है। ठीक है, जब ब्रांच ना भी खोले तो बस एक बिल्डिंग खरीद ले, तो वो कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, उसके अलावा वी हैव पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ये पोर्टफोलियो भी एक बज़वर्ड है जो कि बहुत सुनने को मिलेगा आपको आगे जाके इंशाल्लाह, अगर आप फाइनेंस वगैरह में कुछ करना चाह रहे हैं। ये वो सारे इन्वेस्टमेंट है जो हम, या पैसा है जो हम लगाते हैं शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे, डिवेंचर्स पे। शेयर और बॉन्ड वगैरह जो आप खरीदते हैं दूसरे मुल्कों का, वो यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने वॉल स्ट्रीट में आगे शेयर खरीद लिए यहाँ बैठे बैठे, तो वो फाइनेंशियल अकाउंट में शो होगा, लेकिन उस शेयर पे जो डिविडेंड आप कमाएंगे वो कहाँ शो होगा? उस शेयर पे जो डिविडेंड आप कमाएंगे वो करंट अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट के इनकम अकाउंट में। अरे तो हमने इनकम अकाउंट पढ़ा था जी। ये तो शेयर पे जो डिविडेंड आएगा वो इनकम अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इनकम अकाउंट में सारी इनकम शो होती है, लेकिन द शेयर इटसेल्फ, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगी। ठीक हो गया? और उसके अलावा लास्ट चीज जो है इसमें, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई। लॉन्ग टर्म की दो टाइप्स हो गई। फाइनली शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो वर्ड इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं वो हम कहते हैं हॉट मनी फ्लोस। ये हॉट मनी फ्लोस जो है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, टेम्पोरेरी पीरियड्स के लिए होते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए होते हैं। ये सिंपली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, तो अब जो बंदा बैंक में पैसा रखता है इंटरेस्ट कमाने के लिए, वो ऑब्वियसली उसी बैंक में रखेगा जहाँ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि इंडियंस या बांग्लादेशीज या जितने भी बाहर वाले लोग हैं वो अपना सारा पैसा पाकिस्तान में भेज दें टू अर्न इंटरेस्ट, पाकिस्तान के बैंकों में रखवाना शुरू कर दें। दिस इज पॉसिबल वैसे, मतलब ऑब्वियसली कुछ इम्प्लीकेशन है गवर्नमेंट की, लेकिन दिस इज पॉसिबल। तो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ गया, मुल्क में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा आना हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड शुड राइज इवेंचुअली, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने से करंट अकाउंट इंप्रूव होता है।
एक्स माइनस एम की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट एक्स माइनस एम, एग्रीगेट डिमांड शुड राइज। अच्छा, ये जरा सा काउंटर इंट्यूटिव है। इससे पहले हमने इंटरेस्ट रेट को जब भी बढ़ा था, इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ा था हमने, तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम हो रही थी इवेंचुअली, अगर आपको याद हो। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो बोरोइंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने कहा था। लेकिन आपको ये दिख जाए कि इंटरेस्ट रेट से एग्रीगेट डिमांड कम भी होती है लेकिन बढ़ भी सकती है इस केस में, हॉट मनी फ्लोज में। जनरली होता है कि हॉट मनी फ्लोज क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट किसी और मुल्क में ज्यादा होगा वहां चले जाएंगे, तो ये आपके मुल्क में ढहेंगे नहीं ज्यादा, तो इन पर ये बहुत वॉलेटाइल इनकी वैल्यू होती है, ये बहुत जल्दी चेंज हो रही होती है, इससे ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं एग्रीगेट डिमांड पर। ठीक है, ये आपकी बेसिकली बैलेंस शीट है, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, जिसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, ये तीनों आएंगे। और इन तीनों का जो बैलेंस है वो ऐड होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेसिकली वो करंट अकाउंट का बैलेंस मतलब कुछ भी सरप्लस या डेफिसिट जब ऐड होगा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में, और ये ऐड होगा फाइनेंशियल अकाउंट के बैलेंस में, तो हमें मिल जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जो कि सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है होपफुली। मुझे बस एक दो बातें और करनी, इस क्लास को हम खत्म कर रहे हैं, टाइम भी खत्म होने वाला है। आपका सर, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। अभी तक तो सारे सिर्फ थ्योरी थी ना कि यार इसमें ये रिकॉर्ड होता है, इसमें रिकॉर्ड होता है। अब जरा समझने वाला काम है कि सरप्लस हो या डेफिसिट हो, इवेंचुअली इट शुड बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है? टोटल क्रेडिट शुड बी इक्वल टू टोटल डेबिट्स। जब भी इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, इसका सरप्लस है, डेफिसिट है, इवेंचुअली दे शुड बैलेंस। एंड हाउ दे शुड बैलेंस ये समझ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो बीओपी का डेफिसिट है वो है 5 मिलियन का। इसका मतलब है 5 मिलियन कम पैसे आए हैं, 5 मिलियन ज्यादा पैसे गए हैं। ठीक है, अब इस 5 मिलियन के डेफिसिट को गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? ये 5 मिलियन कहां से जाएगा? इस वक्त गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट will have to decrease its foreign currency reserves, और कभी कभार गोल्ड रिजर्व भी होते, फॉरेन करेंसी या गोल्ड रिजर्व्स, बाय $5 मिलियन। तो जितने भी आपके डेफिसिट है उसमें से आपके रिजर्व्स कम हो जाएंगे, दिस विल बैलेंस आउट। ये रिजर्व्स जो है कम हो जाएंगे 5 मिलियन से और आपका बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर डेफिसिट की जगह सरप्लस होता ऑफ $3 मिलियन फॉर एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट क्या करना होता? द गवर्नमेंट विल, या गवर्नमेंट की जो रिजर्व्स हैं, गवर्नमेंट रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, गवर्नमेंट की जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं
will increase by $3 million. अगर 3 मिलियन का सरप्लस है तो 3 मिलियन से आपकी फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ जाएंगे। तो ये एक तरीके से आपको बैलेंस कर देगा आपके, मैं लिख देता हूँ, दिस विल बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस प्लस चेंजेस इन रिजर्व्स should be equal to 0. they should balance out. अच्छा एक चीज और, बस एक लास्ट चीज, वैसे ये 0 आना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन कभी कभार 0 क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने अकाउंटिंग में कोई एरर किया हुआ होता है। अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, एरर्स बेहतर समझते हैं मुझसे, इसमें ऊपर एरर्स हो सकते हैं जिस वजह से ये इक्वल नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। जब आप इसको ऐड कर देंगे then it should definitely be equal to 0. ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही है। ये दो जो थे लास्ट की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने वाली चीजें, और होपफुली आपने लिख लिया। ठीक है, इसे कॉपी कर लें। फिर हम कंटिन्यू करते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।